अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे वी विल डिस्कस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रम किससे कहते हैं ये इससे पहले लेक्चर में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को देखेंगे। तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को डिस्कवर किया गया था बोहर के एटॉमिक मॉडल के बाद। बोहर ने मतलब अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन गैस जो है उसको अगर हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, तो पहले वो जो गैस थी वो ग्राउंड स्टेट में थी। तो जब इसको यहाँ से हाई वोल्टेज अप्लाई की गई तो ये कौन सी स्टेट में चला गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, ठीक है। तो ये इसकी कौन सी स्टेट आ गई थी? एक्साइटेड स्टेट आ गई थी। एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब ये एटम का ऑर्बिट्स आ गए हैं, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो ये एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में चला जाते हैं, ठीक है। हायर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है। तो अगर ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए, जो बाहर से इसको हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद या इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद एनर्जी मिलती है, तो ये हायर ऑर्बिट में चला जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोहर ने मतलब एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में उसने नोट किया कि ये वापस जब अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए यहाँ से वो एनर्जी रिलीज करते हैं, इमिट करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी जो थी इसको फोटोन का नाम दिया गया था। ये बोहर का जो थर्ड पोस्टुलेट था उसके मुताबिक था कि एनर्जी जो होती है ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये एनर्जी इमिट करेगा, उस एनर्जी को फोटोन का नाम दिया गया। तो इस फोटोन को जब अगर हम किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास करते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जब इसको पास करते हैं तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास करने के बाद इसकी फर्दर लाइंस देखी गई थी, ठीक है, जिसको क्या कहा गया था? स्पेक्ट्रल लाइंस कहा गया था। स्पेक्ट्रल लाइंस कहा गया था। इन स्पेक्ट्रल लाइंस को फर्दर स्टडी किया गया था, तो उसको अभी हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फर्दर जो लाइंस थी, स्पेक्ट्रल लाइंस थी, वो कौन से रीजन में फॉल करती है और उसकी वेवलेंथ क्या है और उसका फार्मूला जो हमारे पास आता है तो वो क्या है। इसके लिए जो बोहर ने फार्मूला यूज किया था वो क्या था? V बार इज इक्वल टू R 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर, जो कि जोहान्स रॉबर्ट रेडबर्ग की इक्वेशन थी, जिसमें उसने रेडबर्ग कांस्टेंट को लिया था 109677 के इक्वल ले लिया था। उसके बाद रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई थी। तो इसके मुताबिक बोहर ने फाइंड आउट किया कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी रीजन में फॉल करती है और उनकी वेवलेंथ क्या आती है। ये हमारे पास में डिफरेंट एनर्जी लेवल मैंने शो किए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल आ गए थे जिसमें शेल n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डिफरेंट शेल बताए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहली सीरीज़ डिस्कवर हुई थी वो थी बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, जिसमें अगर बताया गया था कि अगर ये हमारे पास कौन सी है? बाल्मर सीरीज़ है। बाहर से मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है, अगर वो इन्फिनिटी से आ रहा है, अगर इन्फिनिटी से आता है तो उसकी एनर्जी ज़ीरो होती है। इन्फिनिटी से आकर वो फर्स्ट शेल में आ जाता है। फर्स्ट शेल से जब वो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी वेवलेंथ जो होगी, अगर वो शेल n2 पे आ रही है, n इज इक्वल टू 2 में, तो वो कौन सी सीरीज़ होगी? बाल्मर सीरीज़ होगी। और बाल्मर सीरीज़ की वेवलेंथ कौन सी रीजन में आएगी? अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगी। ये कौन सी रीजन है? अल्ट्रा वायलेट रीजन है, जो कि बाल्मर सीरीज़ में आ रही है। यहाँ पर मतलब इसके जितने भी आते हैं 91 नैनोमीटर से लेकर 122 नैनोमीटर जो है वो बाल्मर सीरीज़ में आते हैं, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन है। इस रीजन में हम देखते हैं कि हमारे पास n1 किसकी इक्वल है? n1 इक्वल है 2 के, और n2 जो है ये किसकी इक्वल आते हैं? 3 4 5 एंड सो ऑन एटसेट्रा, इसकी इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ थी, जिसमें अगर हम बोलें कि आउटर शेल से या इन्फिनिटी से जो फोटोन वापस आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है अपने ग्राउंड स्टेट में, तो वो कौन सी रीजन में फॉल करेगा? बाल्मर रीजन में फॉल करेगा, और उसका शेल कौन सा है? n इज इक्वल टू 2। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लेमन सीरीज। तो ये लेमन सीरीज हमारे पास कौन सी सीरीज होती है? ये वो सीरीज है जहां पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस रिटर्न हो रहा है, कौन से शेल में? n1 शेल में, ठीक है। तो जब हमारे पास n1 शेल आएगा, सॉरी पीछे जो मैंने बताया था कि हमारे पास बाल्मर सीरीज जो है वो 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर में आते हैं, असल में वो बाल्मर सीरीज़ नहीं बल्कि वो लेमन सीरीज़ आती है, जिसकी
वेवलेंथ जो होती है वो 91 नैनोमीटर से लेकर 122 नैनोमीटर आती है, और जो बाल्मर सीरीज़ है उसकी वेवलेंथ 365 से लेकर 665 नैनोमीटर तक आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लेमन सीरीज़ को देख रहे हैं। तो लेमन सीरीज़ जो है ये भी हमारे पास कौन से रीजन में आता है, विजिबल रीजन में आता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। ठीक है, लेमन सीरीज़ भी हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रही है। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में अगर हम देखते हैं तो N1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, N1 इक्वल आता है 1 के, जबकि क्योंकि ये हमारे पास कौन सा शेल है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शेल 1 है, तो N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जबकि N2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पर ये N2 इक्वल आ जाता है 2, 3, 4, 5 के, इसके इक्वल हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लेमन सीरीज आ रही थी, जिसकी वेवलेंथ जो आती थी वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ किस में थी, विजिबल रीजन में फॉल करती थी। इसके बाद हम थर्ड देखेंगे कि अगर बाहर से जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो आता है शेल 3 में, N3 में आकर फॉल करता है, तो उस टाइम हमारे पास ये कौन सी सीरीज को शो करता है, पास्टन सीरीज को। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज आ जाती है, पास्टन सीरीज आ जाती है। पास्टन सीरीज को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास कौन सी रीजन में आती है, इंफ्रारेड रीजन में आती है। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में अगर हम N1 की वैल्यू देखते हैं तो N1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 3 के इक्वल आ जाता है, जबकि N2 जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल आएगा 4, 5, 6 या 7 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये कौन सी सीरीज़ है, पास्टन सीरीज़ है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि आउटर शेल से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है, अगर वो इन्फिनिटी से आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। और अगर वो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से, मतलब कि ये शेल 7 है, 6 है, 5 है, जो भी है, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वो फॉल करता है N5 में, यानी कि 5th शेल में अगर वो इलेक्ट्रॉन आके रुकता है तो वो हमारे पास कौन सी सीरीज़ आ जाएगी, 5th शेल की जो सीरीज़ आएगी उसका नाम 5th शेल में जो आएगा इलेक्ट्रॉन तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉन्ड सीरीज़ कहेंगे। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर मतलब N4 शेल में लगता है, ठीक है, तो 4 शेल में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा उससे वो कौन से रीजन में फॉल करेगा, ब्रैकेट सीरीज़ में फॉल करेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट सीरीज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास जो ब्रैकेट सीरीज़ है इसमें N1 की वैल्यू जो है ये 4 के इक्वल आ जाती है, जबकि N2 की वैल्यू जो हमारे पास है ये इक्वल आती है 5, 6, 7 की इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो ब्रैकेट सीरीज में हम देखते हैं कि ये कौन से रीजन में आते हैं, मिड इंफ्रारेड रीजन में आते हैं यहाँ पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर से जम करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो अगर 4 शेल में आके रुक रहा है तो वो कौन सा शेल होगा हमारे पास, वो कौन सी सीरीज़ आ जाएगी, ब्रैकेट सीरीज़ आ जाएगी। उसकी वेवलेंथ हम देखेंगे ब्रैकेट सीरीज़ में, यहाँ पे हमारे पास N1 जो होगा ये किसकी इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, जबकि N2 जो है ये हमारे पास 5, 6, 7 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है 5th शेल में, जैसे कि यहाँ पर ये बताया हुआ है। ठीक है, 5th शेल में अगर वो इलेक्ट्रॉन आके लग रहा है तो उस शेल को हम क्या कहेंगे, वो कौन सी सीरीज़ होगी, फॉन्ड सीरीज़ होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ में आ जाएगा, फॉन्ड सीरीज़ में आ जाएगा, जो कि फार इंफ्रारेड रीजन है। और इसमें हमारे पास N1 जो है इसकी वैल्यू आती है 5, जबकि N2 जो है इसकी वैल्यू आती है 6 या 7 एटसेट्रा, हम जितने इसके शेल लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेल से आ रहा है वो फॉल करेगा 2nd शेल में तो वो बाल्मर सीरीज़ में होगा जो कि विजिबल रीजन में है, और अगर वो N1 शेल में फॉल करेगा तो वो लेमन सीरीज़ होगी जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, और अगर वो फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 3rd शेल में आएगा तो ये हमारे पास पास्टन सीरीज़ में आएगा जो कि इंफ्रारेड रीजन में है, और अगर वो 4th शेल में आ रहा है तो वो ब्रैकेट सीरीज़ में है। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज़ में हम ये कहेंगे कि वो कौन से मिड इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, और अगर वो 5th शेल में आके लग रहा है तो वो हमारे पास कौन सी सीरीज़ आएगी, पी फॉन्ड सीरीज़ आ जाएगी जो कि फार इंफ्रारेड रीजन है। ठीक है, तो ये हमारे पास उनकी डिफरेंट एनर्जी लेवल थे जो कि बोहर ने एक्सप्लेन किए थे, अल्ट्रा वायलेट बोहर ने एक्सप्लेन किए थे उसकी वेवलेंथ को देखने के लिए। अब हम इसके देखते हैं कि इक्वेशन के ज़रिए इसको कैसे किया गया था। तो अब हम देखेंगे
इनकी एनर्जीज़ को, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था कि जो रॉबर्ट रैडबर्ग साइंटिस्ट था, उसने एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए अपना एक फार्मूला दिया था जो कि था 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच। ये आर एच जो था ये रैडबर्ग कांस्टेंट था, 1 डिवाइडेड बाय एन 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन 2 स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज़ करके जो बोहर था उसने इन सीरीज़ के लिए डिफरेंट एनर्जी फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल बाल्मर सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन बाहर से जंप करके आ रहा है N2 में। तो N2 में हम सिंपल यही करेंगे कि जो यहाँ पर N की वैल्यू यूज़ हुई थी, ये जो वैल्यू है N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, यहाँ पर N2 की जगह हम सिंपल 2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ जब 2 लिखेंगे तो इसकी वेवलेंथ का हमें पता चल जाएगी, इसकी एनर्जी हमें आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह हर सीरीज़ में अलग अलग, यानी कि जिस शेल में आके इलेक्ट्रॉन लग रहा है वहाँ पर एन की वैल्यू चेंज होती जा रही है, बाकी सब जो फार्मूला था वो सेम वही यूज़ हुआ था। तो ये एनर्जी के लिए था। जबकि अब अगर हम कहते हैं कि अगर ये जो फोटोन जो है इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को हम फाइंड आउट करना चाहें तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर हम उस फोटोन के, उस इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रल लाइंस को देखना चाहते हैं कि उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बन रही है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 6 है, तो n की वैल्यू अगर 6 है या हम कहें n की वैल्यू 5 है, ये तो क्या आ जाएगा, n की जगह हम 5 पुट कर देंगे, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 4 आर 20 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अगर इसको हम काट देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन जो हमारे पास बन रही है वो कितनी है, 10 है। इसी तरह हर एक के लिए, हर शेल के लिए अलग अलग फार्मूले में हम n की वैल्यू पुट कर दें तो हम उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि बोहर ने एक्सप्लेन किया था।